हेलो। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आप सबको पढ़ाकर, आप सबसे बात कर कर। मेरी आशा रहेगी कि जो भी मैं पढ़ाऊं और समझाऊं उससे आपको थोड़ी मदद मिले और आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आए और आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाएं और अच्छे से अपने आंसर्स लिख पाएं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है वो है कि हिंद चीन है क्या। हिंद चीन को हिंदुस्तान या चीन मत समझना। हिंदुस्तान और चीन का प्रभाव इस क्षेत्र में है, इस वजह से इस क्षेत्र का नाम हिंद चीन है, परंतु ये क्षेत्र हिंदुस्तान या चीन नहीं है। ये इंडिया और चाइना की बात नहीं हो रही है। ये एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जहाँ पे तुम्हारे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। और भी देश आते हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब है कि ये तीन किनारों से सागर को छूता है और एक किनारे से ये धरती को छूता है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान और चीन का प्रभाव है, इसीलिए इसका नाम हिंद चीन है और ये एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यहाँ की भूगोल की कुछ चीजों को समझाया जा रहा है। तो तुम्हारा ऊपर म्यांमार और चीन आ गया और तुम्हारा नीचे आ गया चीन सागर। इस पेज पर जो मैं एक छोटे रूप में इसको समझाऊंगी वो ये है कि इस पेज पे बताया गया है कि तुम्हारे तोकिन और अनाम में चीन का प्रभाव था। तो ये क्षेत्र हैं जो हिंद चीन प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंदर आते हैं, यहाँ पे तुम्हारा चीन का प्रभाव था। और और दूसरी ओर में तुम्हारा लाओस और कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। मैंने इसके लिए कुछ नोट्स भी बनाए हैं, उन्हें देखते हैं ताकि हमें ज्यादा आसान तरीके से समझ आ जाए। तो इस पेज में यही बताया गया है कि वियतनाम के तोकिन और अन्नाम क्षेत्र में चीन का प्रभाव था। जब वो शक्तिशाली होता था तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हड़प लेता था, और जब वो कमजोर होता था तो यहाँ पे प्रभाव कम होता था। परंतु फिर भी तोकिन अनाम में अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान थी, उनकी अपनी भाषा लिपि थी, अपना बौद्ध धर्म था और अपना कन्फ्यूशियस उनका भी बहुत ज्यादा प्रभाव था, वो भी बहुत ज्यादा जाने जाते थे। तो उन्होंने तो चीन चीन के अंदर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई हुई थी। इसी तरह से लाओस कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव था। वहां पे तुम्हारे 400 शताब्दी में तुम्हारे तुम्हारे कम्बुज राज्य उन्होंने स्थापना कर रखी थी। 1200 में तुम्हारे राज्य सूर्यवंश सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर मंदिर की स्थापना करी थी। 1600 में तुम्हारे कम्बुज का पतन हुआ था। और मध्यकाल में आंतरिक संघर्ष की स्थिति थी, तो जो अंदर का माहौल था वहां पे थोड़ा संघर्ष हो रहा था, वहां पे तुम्हारी थोड़ी अशांति बढ़ी जा रही थी। अब हम आगे अगले पेज पर। तो यहाँ पर व्यापारिक कंपनियों के बारे में बताया गया है, इनका जैसे आगमन हुआ है इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। ये जो यूरोप के देशों की जो कंपनियां यहाँ पर आई हैं व्यापार करने के लिए और शोषण करने के लिए भी, ये भी कहना पड़ेगा, उनके बारे में बताया गया है। इसके नोट्स देखते हैं। तो 1498 में वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग ढूंढा था तुम्हारे इस क्षेत्र के लिए, ताकि वो यहाँ आके व्यापार कर पाए। ये एक बहुत ही ज्यादा, वास्को डी गामा एक जरूरी नाम है, आपने पहले भी सुना होगा। ये ये खोज करता होता था और इसने एक समुद्री मार्ग ढूंढा। तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है, इसका नाम याद रखना। उसके बाद तुम्हारे पुर्तगाली आए जो पहले व्यापारी थे। तो इतिहास में मैंने जो देखा है, जो चीज मैं वैसे बताना चाहूंगी, जो चीज बहुत ही ज्यादा मदद करती है एग्जाम्स के लिए नंबर लाने के लिए, वो है कि तुम नोट्स बनाओ। जो तुम्हारी बड़ी बड़ी चीजें कही गई हैं इन चैप्टर्स में, उन्हें छोटा करो, उन्हें उन्हें खुद से नोट्स बनाओ। और जो तुम्हारे जरूरी जरूरी शब्द हैं उन्हें कहीं अलग से लिख लो या उन्हें अंडरलाइन कर लो, ताकि वो तुम्हें याद रहे। तुम्हें पूरा पूरा रटने की जरूरत नहीं है। अगर तुम
वाक्य के सबसे जरूरी शब्दों को पहचान लोगे और उन्हें याद कर लोगे, तुम्हें पूरा वाक्य रटने की जरूरत नहीं है। वही मैंने यहाँ पे किया है। मैं जो जरूरी जरूरी शब्द हैं उन्हें लिख लेती हूँ, ताकि तुम उससे याद ज्यादा आसानी से कर पाओ, और तुम जो आंसर्स हैं वो ज्यादा आसानी से लिख पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। 1510 में तुम्हारा मलका है, जहाँ को जिसको एक व्यापारिक केंद्र बना दिया गया। सो मलक्का एक तुम्हारी जल संधि है जो मलय प्रायद्वीपीय क्षेत्र और इंडोनेशिया प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बीच में है। इसके अलावा जो लोग तुम्हारे आए यहाँ पे अ, इस समय में, वो हैं स्पेनिश लोग, इंग्लैंड और फ्रांसीसीय लोग। जो फ्रांसीसीय लोग ही हैं जिनके बारे में हम आगे भी बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, जो हिंद चीन की दिशा की ओर बढ़े, और 1700 तक वो हिंद चीन तक लाइक आ चुके थे। अब हमें समझाया जाएगा आगे में जो लिखा है कि फ्रांसीसियों ने अपना राज्य कैसे बनाया और ज्यादा अपना प्रभाव कैसे बनाया इस क्षेत्र में। तो 1747 में फ्रांस ने अन्नाम में रुचि लेना शुरू कर दिया, वो उसकी दिशा में बढ़ने लग गए। 1787 में फ्रांस ने चीन के साथ संधि कर ली और उन्हें कोचिन के क्षेत्र में भी और ज्यादा प्रभाव बढ़ाने का मौका मिला। 1900 में अन्नाम कोचिन चीन में उग्र आंदोलन हुआ। फ्रांसीसीय जब आगे बढ़ने लगे यहाँ पे अपना व्यापार करने के लिए, जब वो आगे बढ़े तो उनका रास्ता उतना ज्यादा आसान नहीं था, उन्हें उग्र आंदोलन भी झेलने पड़े। उग्र मतलब जहाँ पे तुम्हारे झगड़े हुए यहाँ पे। 1862 में तुम्हारा अन्नाम उन्हें मिला संधि कर कर, और 1863 में उन्होंने कंबोडिया में भी उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ा दिया। कंबोडिया के अंदर भी वो घुस गए, और 2000 में संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में था। तो ये बहुत ही लंबा काम था यहाँ पे अपनी अधीनता अधीनता को स्थापित करना। और 2000 साल में जाकर पूरा हिंद चीन फ्रांस को मिला। उसके पहले उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा समय लगा उन्हें ये पूरा क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने में, उन्हें बहुत ज्यादा समय लगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो जो सबसे बड़ा इनका मुद्दा था वो उपनिवेश बनाना था। उपनिवेश का क्या मतलब है? उपनिवेश का मतलब है कि तुम जब कोई देश किसी और देश में जाके वहां के संसाधनों को हड़प लेता है, वहां से अपनी शक्ति को स्थापित कर देता है, वहां पे एक विजेता घोषित हो जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा अच्छा, अपने से ज्यादा अच्छा माना जाने लग जाता है, उसे तुम उपनिवेश कहते हो। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे कि फ्रांस ने उपनिवेश को क्यों स्थापित किया, उनके क्या उद्देश्य थे। तो जो कारण था जिस वजह से उन्होंने ये उपनिवेश हिंद चीन में आके स्थापित किया और कहीं नहीं किया, वो था क्योंकि उन्हें डच और ब्रिटिश कंपनियों का सामना करना था। सबसे पहला कारण ये था। उसके अलावा भारत में उनका ज्यादा काम नहीं चल रहा था, भारत में उन्हें विजेता नहीं मिल रही थी, और चीन में भी वो कमजोर पड़ रहे थे क्योंकि भारत में फ्रांसीसियों को ज्यादा काम नहीं मिल रहा था, ज्यादा वो व्यापार नहीं कर पा रहे थे। और चीन में उनका सामना कर रहा था इंग्लैंड, इसलिए वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो हिंद चीन में आ गए, क्योंकि यहाँ पर व्यापार करना, यहाँ पर शक्ति हासिल करना आसान था। ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उपनिवेश में ये करते क्या थे। जो इनके जो कच्चा माल था उसका शोषण करते थे, उसे हड़प लेते थे। तो इन्हें कच्चा माल मिल जाता था इन देशों से जहाँ पे ये उपनिवेश को स्थापित करते थे, और जो इनका उत्पादित वस्तुएं थी जो इन्हें बेचनी थी, उनके लिए भी इन्हें लोग मिल जाते थे, खरीदार मिल जाते थे इन देशों में जहाँ पे वो उपनिवेश को स्थापित करते थे।
ये भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक ये उनके दिमाग में ये एक मुद्दा होता था कि ये जो समाजों में ये आ रहे हैं जहाँ पे इनका आगमन हो रहा है वो पिछड़े हैं, और इन पिछड़े समाजों को उन्हें सभ्य बनाना है। यहाँ पे आके वो उन समाजों का फायदा कर रहे हैं, ना कि उनका शोषण। जबकि हमें पता है कि शोषण ज्यादा होता था। ये इनका बस एक सोचने का नजरिया था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये शोषण होता था वो सबसे पहले व्यापारिक नगरों से शुरू हुआ, उसके बाद बंदरगाह में गया। ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण होता था। अब यहाँ पे बताया गया है कि पैसे कमाने के लिए क्या क्या नई चीजें उन्होंने शुरू करी ताकि यहाँ का विकास हो और उन्हें और ज्यादा पैसा मिल पाए। तो सबसे पहले कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नहरों और जल के लिए इन्होंने प्रबंध किया, और दलदली भूमि और जंगल में कृषि क्षेत्र को बढ़ा दिया। इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि 1931 में वियतनाम तीसरा सबसे बड़ा चावल का निर्यातक देश बन गया था। संरचनात्मक विकास के लिए इन्होंने रेल को शुरू किया, सड़कें बनाई, परंतु किसान और मजदूर की हालत फिर भी बहुत ज्यादा खराब थी। उनका रहने का ढंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। शिक्षा तुम्हें स्थानीय भाषा में मिलती थी और तुम्हें चीन भाषा में भी मिल जाती थी। इसको देखते हैं, ये यहाँ पे कहाँ लिखा है, ये रहा। शिक्षा तुम्हें स्थानीय भाषा में मिलती थी और चीन भाषा में भी मिल जाती थी। अब तुम्हें फ्रांसीसी भाषा में भी शिक्षा लेनी पड़ती थी, क्योंकि अब फ्रांसीसी उपनिवेश यहाँ पे तुम्हारा स्थापित हो गया था। तो आम लोगों को तो ये नहीं चाहते थे, ये फ्रांसीसी लोग नहीं चाहते थे कि जो आम लोग हैं वो पढ़ के बहुत ज्यादा समझ ले, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएं, उनके दिमाग में कुछ अलग अलग चीजें ना आ जाएं कि हम कैसे अपने आप को इस उपनिवेश इस उपनिवेश से बचा ले। इसीलिए वो आम लोगों को दूर रखते थे, क्योंकि शिक्षा की वजह से तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा खुल जाता है और तुम अलग अलग विचार सोचने लग जाते हो, अलग अलग चीजें तुम्हारे आगे खुल जाती हैं। इसीलिए वो आम लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहते थे, उन्हें फेल कर देते थे। अंतिम साल में उन्हें फेल कर दिया जाता था बहुत बार। इसी वजह से 1920 में देखा जाएगा कि राजनीतिक पार्टियां स्थापित हो गई जो छात्र और छात्रा बना रहे थे, और हनोई विश्वविद्यालय को बंद किया गया, जो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि इसका बंद होना ये दिखाता है कि फ्रांसीसी जो शोषण की चीजें कर रहे थे उसके खिलाफ लोग अपनी अशांति को प्रकट कर रहे थे, और इस वजह से एक विश्वविद्यालय भी बंद हो गया। हेलो, तो अब हम 5वें पन्ने पे आते हैं। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। तो इस वाले जो हमारा सेक्शन है उसमें ये बताया गया है कि आंदोलन कैसे उबल रहा था, किन किन कारणों की वजह से वो बढ़ता जा रहा था, लोगों में वो वाली भावनाएं जागती जा रही थी। अ, सबसे पहले जो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद है, जो उन्होंने उपनिवेश को स्थापित किया है, जो उनका इतना ज्यादा शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ विद्रोह बढ़ रहा था। वो दिख रहा था लोगों को कि विद्रोह बढ़े जा रहा है। और ये हमें सबसे पहले दिखता है 1903 में। फान बोईचाओ तुम्हारे एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, उन्होंने दुई तान हुई एक क्रांतिकारी संगठन को स्थापित किया। तो इससे तुम्हें दिख रहा है कि विद्रोह कैसे कैसे तुम्हारा और ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। उसके अलावा इसके नेता तुम्हारे कुआंग दे थे, और इन्होंने एक ये भी फान बोई चाओ ने ये भी एक किताब लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम, जिससे और ज्यादा तुम्हारी हलचल पैदा हुई और ज्यादा ये जो विद्रोह की भावनाएं थी वो बढ़े जा रही। उसके अलावा इन भावनाओं को और ज्यादा बढ़ावा मिला 1905 में। जापान और रूस के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसने
जापान जीत गया और रूस हार गया। और रूसो और मांटेस्क्यूई जैसे विचारक भी थे, उनके विचारों की वजह से भी ये हलचल हलचल और ही ज्यादा बढ़ गई। इसी हलचल के बीच तुम्हारा एक और राष्ट्रवादी नेता आया, फान चूत्रिन, जिसने कोशिश करी कि गणतंत्रवादी तुम्हारा जो ये आंदोलन है वो गणतंत्रवादी ज्यादा बने। गणतंत्रवादी का मतलब हुआ जहाँ पे सब लोगों के पास देश के फैसले लेने की ताकत आ जाए, हर किसी की आवाज को वो वो बढ़ावा दिया जाए। तो गणतंत्रवादी की सत्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आए, किसी छोटे समूह के पास ही सत्ता और शक्ति ना हो। तो इसके अलावा जब तुम्हारा फानसूत्रिन आए, उसके अलावा बहुत सारे छात्रों ने एक और संगठन बना दिया जिसका नाम था वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, वियतनाम कुवान फुक होई, जिसका मतलब था वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। तो बहुत ही ज्यादा हलचल मच रही थी। अब तुम्हारा राष्ट्रवाद इसके बाद थमा नहीं, ये बल्कि और ज्यादा बढ़ने लग गया। कोचिन, चीन, अन्नाम, तोंकेन, इन सारे क्षेत्रों के आगे भी ये फैलने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तुम्हारा प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो इसमें जो तुम्हारे आम लोग थे, जो इन क्षेत्रों का भाग थे, जो इस उपनिवेश का भाग थे, उन्हें सेना में डाला गया था और उन्हें बहुत बार प्रथम पंक्ति में डाला गया था। तो मतलब कि जब वो युद्ध हो रहा था वो प्रथम पंक्ति में खड़े थे, तो उनकी बहुत ही ज्यादा मौतें हो रही थी, तो इस वजह से भी बहुत अशांति थी। उसके अलावा 1914 में इसी के तहत तुम्हारा वियतनामी राष्ट्रवादी दल तुम्हारा स्थापित हो गया, जो कैंटन में सबसे पहले शुरुआत हुई यहाँ की। परंतु इसे फ्रांसीसी सरकार ने बहुत जल्दी कुचल दिया। फिर 1919 में, तुम इसके 5 साल बाद देखते हो, अशांति थमी नहीं, क्योंकि लोगों को बहुत ही ज्यादा आंदोलन करने की जरूरत थी, क्योंकि बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। तो इसके बाद चीनी बहिष्कार आंदोलन हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि चीनी लोग भी बहुत ही ज्यादा, लोगों की जो आम लोग थे उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर रहे थे। तुम्हारे हिंद चीन में कृषि लोग, तुम्हारे मत्स्य व्यापार, इन सब का बहुत ही ज्यादा नियंत्रण कर रखा था चीनी लोगों ने, और इसी कारण लोगों ने इनके खिलाफ भी आंदोलन कर दिया। अब इतनी सारी हलचल देख के प्रथम विश्व के बाद तुम्हारी कुछ उदार नीतियां करी फ्रांसीसी उपनिवेश ने। तो कोचिन चीन में एक प्रतिनिधि सभा को स्थापित कर दिया, असैन्य प्रशासन भी बना दिया, जिसमें स्थानीय लोगों को महत्व दिया गया। तो तुम्हारे जो आम लोग थे उन्हें और ज्यादा शक्ति और सत्ता दी जा रही थी। राजघराने में प्रशासन में सुधार हो गया, परंतु जनता फिर भी संतुष्ट नहीं थी। तो फ्रांसीसियों ने कोशिश करी कि जनता को थोड़ा खुश किया जाए, परंतु जनता फिर भी संतुष्ट नहीं हुई। 1917 में हो ची मिन्ह एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने एक साम्यवादी गुट बनाया, एक साम्यवादियों का समूह बनाया। हम इस पे आएंगे कि साम्यवादी का मतलब क्या है। 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल को स्थापित किया गया और 1930 में वियतनाम कांग सान बेंग वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी को भी स्थापित किया गया। सो बहुत सारे तुम्हारे समूह और दल बन रहे थे जो जो फ्रांसीसी उपनिवेश है उसका विरोध कर रहे थे और इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। ये समझते हैं कि साम्यवादी क्या होता है। साम्यवादी को कम्युनिस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। साम्यवादी में ये तुम्हारा उद्देश्य होता है कि एक वर्गहीन क्षेत्र बना दिया जाए, कि जो तुम्हारा देश है, अ, जो तुम्हारे लोग हैं वो वर्गहीन हो जाएं, एक वर्गहीन समाज बन जाए जिसमें तुम्हारे कुछ वर्ग ना हो, मतलब कि ना तुम्हारे अमीर लोग हो ना तुम्हारे गरीब लोग हो, दोनों समान स्तर पर आ जाए किसी तरह। और तुम्हारा तो ये एक तुम्हारी विचारधारा है। और फिर तुम्हारी एक विचारधारा होती है पूंजीवादी।
पूंजीवादी में वो जो तुम्हारे उद्योग होते हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाता है और इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि मुनाफा कमाया जाए, मुनाफा बने, उद्योगों को बढ़ाया जाए, जो निजी उद्योग हैं तुम्हारे। अब हम